हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद कनिका। आज हम करेंगे यूपी लेखपाल 2022 के लिए प्रैक्टिस सेट 15 का पार्ट 1, जिसमें हम हिंदी और मैथ्स के 25 क्वेश्चंस करेंगे। इसमें हम यूथ कंपटीशन टाइम्स के 15 प्रैक्टिस सेट की सीरीज़ कर रहे हैं। तो इसमें हमारा लास्ट सेट चल रहा है, जिसका पार्ट 1 है। कल हम पार्ट 2 करके ये 15 सेट्स कंप्लीट कर लेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। क्वेश्चन फर्स्ट है, पतझड़ में कौन सा समास है? तो पतझड़ का अगर हम समास विग्रह करेंगे तो इसमें हो जाएगा झड़ते हैं पत्ते जिस मौसम में पत्ते झड़ते हैं, तो वो क्या हो जाएगा? पतझड़। तो इसमें थर्ड मीनिंग आ रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा बहुव्रीहि समास, ऑप्शन बी। नीचे दिए गए शब्दों में से अवयवी भाव समास का चयन कीजिए। अवयवी भाव समास का कौन सा होगा जिसमें पहला पद अव्यय हो या प्रधान हो, ये कह सकते हैं। तो जिसमें पहला पद अव्यय होगा उसमें होगा अव्यवी भाव समास। तो पाप पुण्य, ये हो जाएगा हमारा द्वंद्व समास। आजीवन, घुड़सवार, पीताम्बर होता है बहुव्रीहि समास। घुड़सवार हो जाएगा कर्मधारय समास। यहाँ पर आजीवन हो जाएगा जीवन भर। तो आ यहाँ पर अव्यय शब्द है, तो ये हो जाएगा अव्यवी भाव समास। नेक्स्ट है, शशक का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो शशक का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा खरगोश। तो आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, कौन सा शब्द मछली का पर्यायवाची है? तो मछली का पर्यायवाची चपला, तोयनिधि, अक्षी या झस। तो इनमें से मछली का पर्यायवाची हो जाएगा ऑप्शन टी, झस। चपला है बिजली का पर्यायवाची, तोयनिधि है समुद्र का और अक्षी है आंख का। नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों में से स्तुति शब्द का विपरीतार्थक शब्द कौन सा होगा? मीन्स स्तुति का विलोम शब्द। तो स्तुति का विलोम शब्द हो जाएगा ऑप्शन डी, निंदा। प्रशंसा का विलोम शब्द भी निंदा ही होता है। तो अगर स्तुति या प्रशंसा किसी का भी पूछा जाए तो आंसर ऑप्शन डी होगा, निंदा। और शुभ और अशुभ आपस में एक दूसरे के विलोम शब्द हैं। नेक्स्ट है, गुप्त का विलोम क्या है? गुप्त का विलोम हो जाएगा प्रकट, ऑप्शन सी। अब मुक्त का विलोम हो जाएगा ग्रस्त, और यहाँ पर दे रखा है लिप्त। लिप्त का विलोम शब्द हो जाएगा निर्लिप्त। नेक्स्ट है, तिलक किस प्रकार का शब्द है? तत्सम, तद्भव, देशज, संकर। तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो तिलक है तत्सम शब्द। तत्सम होते हैं जो संस्कृत के ऐसे शब्द जो ज्यों के त्यों प्रयोग में लाए जाते हैं, तो वो तत्सम शब्द हो जाएंगे। तो आंसर होगा ऑप्शन ए। एवं का तद्भव रूप क्या होगा? तो एवं ये तत्सम शब्द है, तो इसका जो तद्भव रूप है ये हो जाएगा यों, ऑप्शन डी। देवायगम का संधि विच्छेद क्या होगा? देवायगम का संधि विच्छेद हो जाएगा देवी प्लस आगम, और यहाँ पर कौन सी संधि होगी? यण संधि। नेक्स्ट है, शीतर्तु का संधि विच्छेद क्या होगा? शीतर्तु का संधि विच्छेद हो जाएगा शीत प्लस ऋतु। ये किस संधि का उदाहरण हो जाएगा? गुण संधि का। नेक्स्ट है, जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा ना हो सके। तो जिसका अनुभव इंद्रियों के द्वारा ना हो सके उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे अतीन्द्रिय, ऑप्शन बी। और इंद्रियों को जीतने वाले को बोलते हैं जीतेंद्र, और इंद्रियों से संबंधित चीज़ को बोलेंगे ऐन्द्रिक। नेक्स्ट है, जिसके हृदय पर आघात हुआ हो। तो जिसके हृदय पर आघात हुआ हो उसे बोलेंगे ममाहर्त, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, खल की दवा पीठ की पूजा। दिए गए विकल्पों में कौन सा विकल्प प्रस्तुत मुहावरे का उचित अर्थ दर्शाता है? तो खल की दवा पीठ की पूजा, इसका मीनिंग हो जाएगा दूसरे लोग पीटने से ही ठीक रहते हैं, ऑप्शन डी। मूल रूप में लोकोक्ति शब्द का प्रयोग किस भाषा में मिलता है? तो लोकोक्ति शब्द मेनली संस्कृत भाषा का शब्द है। नेक्स्ट है, एक गाय, दो घोड़े, एक बकरी मैदान में चल रहे हैं। तो इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा? इसका शुद्ध वाक्य होगा एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चल रही हैं। तो जो भी हमारा लास्ट में होगा उसके अकॉर्डिंग हमें वर्ब यूज़ करनी है। बकरी यहाँ पर स्त्रीलिंग है तो आ जाएगा रही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वाक्य चुनिए। यहाँ पर दे रखा है मेरे को भूख है, तो इसका ये गलत है, यहाँ पर आएगा मुझे भूख है। नेक्स्ट है, कल घर आऊँगा, ये बिल्कुल शुद्ध है। राजा जरूर मरेगी, ये गलत है, राजा जरूर मरेंगे। वह बोले, ये भी गलत है, यहाँ पर आएगा वह बोला। तो यहाँ पर शुद्ध वाक्य हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? स्त्रीलिंग इनमें से जहाज, जलपान, जमीन, जुलूस। तो यहाँ हो जाएगा स्त्रीलिंग शब्द जमीन। नेक्स्ट है, बेल शब्द का बहुवचन बताइए। तो बेल का बहुवचन हो जाएगा ऑप्शन सी, बेलें।
उससे अच्छे तो आप हैं, इसमें कौन सा कारक होगा? तो जब किसी चीज़ में तुलना की जा रही है कि उससे अच्छे तो आप हैं, तो जहाँ भी तुलना होगी तो वहाँ पर हमेशा होगा अपादान कारक, जो कि फिफ्थ विभक्ति, पांचवी विभक्ति में होता है। नेक्स्ट है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द यहाँ पर धोबिन देखना है, तो धोबिन हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि धोबी का स्त्रीलिंग रूप है। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। पूजनीय यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, तो पूजनीय में हमारा आएगा ये जय पूरा आएगा। नेक्स्ट है उज्ज्वल, उज्ज्वल में यहाँ पर दोनों में आधा जय आएगा। फिर नेक्स्ट है पारिपार्श्विक, ये बिल्कुल शुद्ध है। और ज्योत्सना में यहाँ पर जय फिर ये तब आएगा ज्योत्सना, तो यहाँ पर शुद्ध शब्द हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है सर्प, मेढक, सिंह, घोड़ा, वानर, हाथी आदि को समझाने वाला शब्द क्या है? तो ये सभी चीज़ क्या चीज़ हैं? तो यहाँ पर हो जाएगा हरि। हरि एक अनेकार्थी शब्द है जिसके सर्प, मेढक, सिंह, घोड़ा, वानर, हाथी ये सभी मीनिंग होते हैं। नेक्स्ट है निर्देश दिए गए निम्नलिखित गद्यांश के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पूंजीवादी समाज में लेखक और पाठक के बीच क्या आ गया है? दरबार, प्रचार, बाजार या समाचार? तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, तो इसमें है फर्स्ट लाइन में ही पूंजीवादी समाज में लेखक, पुस्तक और पाठक के बीच बाजार आ गया है, तो यहाँ पर बाजार दे रखा है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है पुराने समाज में कला की सुरक्षा का दायित्व किसका था? कलाकार का, बाजार का, शासक का या फिर समाज का? तो यहाँ नेक्स्ट देखते हैं, इस बाजार के कारण ही लेखक का पाठक से सीधा संबंध नहीं रह पाता, इसलिए कार्ल मार्क्स ने कहा है कि पूंजीवादी समाज में कला, साहित्य या लेखक के लिए एलियनेशन की समस्या सबसे बड़ी है। पुराने समाज में कला और कलाकार अपने समाज से पूरी तरीके से जुड़े रहते थे और कला की रचना और सुरक्षा दोनों का दायित्व समाज का ही था। तो यही इसमें पूछा गया है कि किसका सुरक्षा का दायित्व किसका था? तो यहाँ जाएगा ऑप्शन डी, समाज का। नेक्स्ट है कला क्षेत्र का संकुचन, संकुचन मीन्स होता है कम होना, तो यहाँ पर हो जाएगा कला का दायरा सीमित होना, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है एक आयताकार कालीन का क्षेत्रफल 120 मीटर स्क्वायर है और परिमाप 46 मीटर है, तो इसके विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर क्षेत्रफल तो हो जाएगा एल बी इक्वल्स टू 120 और परिमाप हो जाएगा 2 इंटू एल प्लस बी इक्वल्स टू 46, तो एल प्लस बी की वैल्यू आ जाएगी 23। अब यहाँ मैं एल बी की वैल्यू दे रखी है और एल प्लस बी की वैल्यू दे रखी है। विकर्ण क्या होता है? विकर्ण होता है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ पर हम ए प्लस बी के होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा लेंगे, तो एल प्लस बी का होल स्क्वायर 23 का होल स्क्वायर हो जाएगा 529 इक्वल्स टू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू 120 हो जाएगा 240। यहाँ पर 529 में से जब 240 माइनस करेंगे तो आएगा 289। अब हमें अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट कर देंगे तो 289 हो जाएगा 17 मीटर का अंडर रूट, तो आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है यदि समीकरण 20x प्लस 5y प्लस 11 इक्वल्स टू 0 तथा 50x माइनस ky माइनस 9 इक्वल्स टू 0 का कोई समाधान नहीं है तो k का मान क्या होगा? तो जब इसका कोई समाधान नहीं है तो हमेशा क्या करते हैं, a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। तो a हमारा हो जाएगा 20 और a1 हो गया 20, a2 हो जाएगा 50 इक्वल्स टू b1 है 5 और b2 है माइनस k। तो यहाँ पर हमें k की वैल्यू निकालनी है, तो c वाले को लेने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे 0 से 0 कट हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, -2k इक्वल्स टू 25, तो k की वैल्यू आ जाएगा -12.5, तो आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है यदि अल्फा और बीटा द्विघातीय समीकरण 5 प्लस रूट 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस रूट 5 एक्स प्लस 8 प्लस 2 रूट 5 इक्वल्स टू 0 के मूल हैं, तो 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा? तो यहाँ पर एक साथ ही रख लेते हैं 2 अल्फा बीटा, तो 2 इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू होगी c अपॉन ए, तो 8 प्लस 2 रूट 5 अपॉन 5 प्लस रूट 2, तो 8 प्लस हो जाएगा 2 रूट 5 अपॉन 5 प्लस रूट 2, अपॉन में है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होती है माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस से माइनस तो ये कट हो जाएगा 4 प्लस रूट 5 अपॉन 5 प्लस रूट 2, तो 5 प्लस रूट 2 दोनों के कट हो गए। यहाँ पर ऊपर बचेगा, अगर हम 2 कॉमन ले लें फर्स्ट वाले में से तो 2 इंटू 2 4 और यहाँ बचेगा 4 प्लस रूट 5 और अपॉन 4 प्लस रूट 5 ये कट हो जाएंगे, तो आंसर बचेगा ऑप्शन ए 4।
नेक्स्ट है दो संख्याओं का में से 12 है तथा उनका लैस है 72 है, तो इनमें से अगर एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो ये हो जाएगा एक संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लैस से गुणा में से, तो 12 गुणा 72 बटे 24, 24 तिया हो जाएगा 72, तो 12 तिया आ जाएगा ऑप्शन सी 36। नेक्स्ट है दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्त्य उनके महत्तम समावर्त्य का 42 गुना है, तो एलसीएम जो होगा वो हो जाएगा एचसीएफ इंटू 42। एलसीएम और एचसीएफ का योग दे रखा है 602, तो दोनों को ऐड करेंगे तो 602 आ जाएगा। और यदि दोनों में से संख्या एक 84 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो यहाँ पर दे रखा है एलसीएम प्लस एचसीएफ इक्वल्स टू 602, तो एलसीएम की वैल्यू रख देंगे 42 एचसीएफ प्लस एचसीएफ इक्वल्स टू 602। एचसीएफ जब कॉमन लेंगे तो 42 प्लस 1 43 हो जाएगा, तो 602 से 43 को डिवाइड कर देंगे आ जाएगा 14। तो एचसीएफ हमें पता चल गया 14 है, एक संख्या हमें पता है 84 है, तो यहाँ पर निकाल देंगे हम एलसीएम गुणा एचसीएफ वाला फॉर्मूला लगा के। तो एलसीएम कितना हो जाएगा एचसीएफ इंटू 42, तो मीन्स 14 इंटू 42 इंटू एचसीएफ हो जाएगा 14 और डिवाइड में आ जाएगी एक संख्या 84। 42 से 84 कटेगा 2 टाइम्स और 2 से 14 कटेगा 7 टाइम्स, तो 14 7 जा हो जाएगा 98, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है एक बुनकर 150 रुपये की कीमत पर एक दुकानदार को साड़ी बेचता है, 20% का लाभ प्राप्त करता है। तो पहले यहाँ तक निकाल लेते हैं, ये बेचता है तो एसपी हो गया और लाभ, तो पहले इसका सीपी निकाल लेते हैं। बुनकर द्वारा जो साड़ी का सीपी होगा वो कितना हो जाएगा 150 इंटू 100 अपॉन 125, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 120। नेक्स्ट है दुकानदार 30% के लाभ के साथ वही साड़ी एक ग्राहक को बेचता है, तो दुकानदार का लाभ कितना, दुकानदार का सीपी कितना हो गया 30% का उसे लाभ और कराया उसमें, तो हो गया 150 रुपीज़ का। नेक्स्ट है अब दुकानदार का हम विक्रय मूल्य और निकाल लेते हैं, तो दुकानदार का विक्रय मूल्य आ जाएगा 150 इंटू 130 अपॉन 100, तो इसको सॉल्व करेंगे आएगा 195। अब इसमें दे रखा है यदि बुनकर सीधे ग्राहक को 180 रुपये में बेचता तो उसे कितना % का लाभ होता। अगर 180 रुपये में बेचता और अब उसने बेचा 120 में, तो 180 माइनस 120 बटे 120 गुणा 100, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 50%। तो हमारा बी और डी ऑप्शन तो कट हो गया, ए या सी में से बचा। अब देखना है कितने रुपए का लाभ होता, तो 195 में से 180 को माइनस कर देंगे तो 15 रुपये का लाभ होता और 50%, तो आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित तालिका के आधार पर कौन से महीनों में उत्पादित पेंचों की संख्या प्रत्येक महीने में उत्पादित पेंचों की औसत संख्या से अधिक थी। तो यहाँ पर हम निकाल लेंगे पेंचों की औसत संख्या, पहले तो सबको ऐड करके, और कितने हैं 1 2 3 4 5 6, तो सबको ऐड करेंगे तो आएगा 1500 और 6 से डिवाइड कर देंगे तो आएगा 250। अब देख लेते हैं किस किस की ज़्यादा है, 250 से फरवरी की और हमारी हो जाएगी यहाँ पर जून की, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फरवरी और जून। नेक्स्ट है 4/28 डिवाइड बाय 28/35 डिवाइड बाय 20/112, इसको सरल कीजिए। तो इसको सॉल्व करने के लिए जब हम डिवाइड के साइन को चेंज करेंगे तो मल्टीप्लाई में रेसिप्रोकल हो जाएगा 35/28, फिर इसको करेंगे तो 112/20। अब कट कर लेंगे, यहाँ पर 4 से कट हो जाएगा 7 बार, 7 से 35 कटेगा 5 बार, उसके बाद 5 से 20 कटेगा 4 टाइम्स, और 4 से 112 कटेगा यहाँ पर 28, और 28 से 28 कट हो जाएगा, तो आंसर बचेगा ऑप्शन डी 1। नेक्स्ट है निम्नलिखित बारंबारता वितरण में माध्य का मीडियन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर इस टाइप से दे रखी है, तो मीडियन निकालने के लिए हमें CF निकालना होगा, तो CF निकाल लेंगे। पहले आ जाएगा 5 का 5, फिर 5 और 7 12, 12 और 11 23, 23 और 9 हो जाएगा 32, 32 और 8 40, 40 और 7 47 और 3 50 और 55, तो n हमारा आ गया 55। तो इसका मतलब ऑड नंबर है, तो 55 + 1 56/2, तो 28। अब 28 हमारा किस में आएगा 32 वाले में, जिसकी बारंबारता क्या है 9, और उसका चर क्या दे रखा है 14, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 14। नेक्स्ट है यदि किसी कस्बे की जनसंख्या वर्ष 2005 में 1 लाख थी, जो कि लगातार 3 वर्षों में क्रमशः 5%, 10% तथा 15% की दर से बढ़ती है, तो 2009 के प्रारंभ में कस्बे की जनसंख्या क्या होगी।
तो यहाँ पर R1 R2 R3 दे रखा है, 2009 के प्रारंभ में निकाल लेते हैं कितनी होगी। तो ये हो जाएगा 1,00,000 गुणा, फिर ऐसे ही निकाल लेंगे 1 + 5/100, फिर 1 + 10/100 और फिर 1 + 15/100। इसको नॉर्मली सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर आ जाएगा 105/100, 110/100, 115/100। तो यहाँ पर सॉल्व करने पर हमारा आंसर आएगा 1,32,825, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का दुगना छोटी संख्या के 5 गुने से 3 ज़्यादा है तथा बड़ी संख्या के 4 गुने और छोटी संख्या के 3 गुने का योग 71 है, तो वे संख्याएं क्या होंगी। तो यहाँ पे बड़ी संख्या मान लेंगे x और छोटी संख्या मान लेंगे y। तो पहली इक्वेशन है बड़ी संख्या का दुगना 2x और छोटी संख्या के 5 गुने से 3 ज़्यादा है, तो 2x - 5y = 3, फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। सेकंड है बड़ी संख्या के 4 गुने, तो 4x - 3y = आ जाएगा 70, 4x + 3y = 71, क्योंकि योग दे रखा है। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 14 और y की वैल्यू आ जाएगी 5। नेक्स्ट है, एक मासिक परीक्षा में 16 विद्यार्थियों के गणित में प्राप्तांक दे रखे हैं, तो बहुलक क्या होगा। तो जो नंबर हमारा सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहा होगा उसको देख लेंगे। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो रिपीट नंबर है वो है 5, वो आ रहा है हमारा 4 टाइम्स, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 5। नेक्स्ट है, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो उसका अर्ध परिमाप 36 मीटर है, तो बाग की लंबाई वाली भुजा क्या होगी। तो यहाँ पर चौड़ाई मान लेंगे x हो जाएगी और लंबाई हो जाएगी x + 4, और उसके बाद अर्ध परिमाप का फॉर्मूला लगाना, तो l + b, तो 2x + 4 = हो जाएगा 36, 2x की वैल्यू आएगी 32, तो x की वैल्यू हो जाएगी यहाँ 8। यहाँ x की वैल्यू हो जाएगी 2 का डिवाइड करेंगे तो 16, तो 16 तो हो गई यहाँ पर चौड़ाई, और लंबाई पूछिए तो 16 + 4, ऑप्शन ए 20 मीटर। नेक्स्ट है, यदि किसी गोले की त्रिज्या में 50% की वृद्धि की जाए तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी। तो इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे x + y + xy/100, तो 50 + 50 + 50 × 50/100, तो यहाँ पर आ जाएगा 50 + 50 100 + 25 125%, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, किसी बंटन का बहुलक किससे ज्ञात किया जाता है। तो जो बंटन का बहुलक है वो हमेशा आयत चित्र के द्वारा ज्ञात किया जाता है। किसी त्रिभुज में दो भुजाओं की लंबाइयों का योग सदैव कैसा होगा। तो जो दो भुजाओं की लंबाई का योग होगा वो हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होगा। नेक्स्ट है, यदि 2x² + 7x - 4 = 0 के मूल अल्फ़ा बीटा है तो समीकरण क्या होगा जिसके मूल α² और β² हैं। तो यहाँ पर पहले हम निकाल लेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू, वो आ जाएगी हमारी -7/2, और अल्फ़ा बीटा की आ जाएगी -4/2, तो मीन्स -2। इसके बाद α² + β² की वैल्यू आ जाएगी अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 α β। तो यहाँ हो जाएगा 49/4 और माइनस माइनस हो जाएगा +2 × 2 = 4, तो यहाँ सॉल्व करके आएगा 65/4। इसके बाद यहाँ पर निकालना है कि मूल होने चाहिए α² और β²। तो एक तो हो गया α² + β² की वैल्यू, और α² β² की वैल्यू आ जाएगी 2 × 2 = 4। अब इस इक्वेशन में रख देंगे, तो यहाँ पर हमारी जो इक्वेशन होती है ये होगी x² - मूलों का योगफल × x + मूलों का गुणनफल। तो x² माइनस ये बनेगी हमारी ऑप्शन सी 4x² - 65x + 16 = 0। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए पाई चार्ट में वाद्यशाला के छात्रों द्वारा बजाए गए वाद्य यंत्रों को प्रदर्शित किया गया है। तो चार्ट को पढ़ें और उन पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दें। वायलिन से जो संबंधित सेक्टर का कोण है वो कितना होगा। तो वायलिन से संबंधित देखते हैं, यहाँ पर दे रखा है वायलिन का 16%, तो निकाल देंगे 360 × 16/100। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी 57.6 डिग्री। नेक्स्ट है x + 3 x + 5 x + 8 x + 9 प्रेक्षणों का माध्य 9 है, तो अंतिम 3 प्रेक्षणों का माध्य क्या होगा। पहले 9 = इन सबको ऐड कर देंगे, तो यहाँ पर हमारा आएगा
5x प्लस 25 और अपॉन में 5 यहाँ जाएगा तो हो जाएगा 45 माइनस 25 इक्वल्स टू 5x। x की वैल्यू आ जाएगी 4। अब हमें अंतिम 3 देखना है तो अंतिम 3 हो जाएंगे हमारे x प्लस 5, x प्लस 8, x प्लस 9। तो ये हो जाएंगे 9, 12 और 13। इन तीनों को ऐड करेंगे आएगा 34/3 ऑप्शन डी। किसी उत्पाद की बिक्री पर हुआ लाभ 25% है तो यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों के मानों को आपस में बदल दिया जाए तो कितने % की हानि होगी। तो यहाँ पर हो जाएगा, अगर हमने क्रय मूल्य 100 मान लिया तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 125। तो निकाल देंगे 125 माइनस 100 बटे 125 गुणा 100। यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आएगा 20% की हानि, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, यदि ए का 5% प्लस बी का 4% इक्वल्स टू 2/3, ए का 6% प्लस बी का 8% है तो ए रेशियो बी क्या होगा। यहाँ पर अपॉन 100 तो सबके कट हो जाएंगे, परसेंटेज को हटा देंगे तो a इंटू 5 प्लस बी इंटू 4 इक्वल्स टू 2/3, a इंटू 6 प्लस b इंटू 8। इधर 3 चला जाएगा तो ये हो जाएगा 15a प्लस 12b इक्वल्स टू 12a प्लस 16b। ए वाले और बी वाले एक साइड कर लेंगे तो 3a इक्वल्स टू होगा 4b। ए रेशो बी निकालना था तो आंसर आ जाएगा 4:3 ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 36/75, 48/50 एंड 72 एंड 30 का SCF क्या होगा। तो जब भी हमें फ्रैक्शन वैल्यू होगी तो SCF पूछा है तो ऊपर वाले नंबर्स का SCF निकालेंगे और नीचे वाले नंबर का LCM। तो 36, 48 और 72 का SCF निकालेंगे, ये सभी डिविजिबल होंगे 12 से। तो ऊपर हमारा आएगा 12, तो ऑप्शन ए और बी हमारा कट हो गया। अब निकालना है 75, 50 और 30 का LCM। ये सभी इनका सभी का LCM आएगा 150, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 12/150। नेक्स्ट है, जब किसी संख्या को किसी भाजक द्वारा विभाजित किया जाता है तो शेषफल 24 बचता है। जब उसी संख्या के दुगने को उसी भाजक द्वारा विभाजित किया जाता है तो शेषफल 15 बचता है। तो भाजक ज्ञात कीजिए। तो अब यहाँ पर हम दुगना कर रहे हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू 24 माइनस 15 कर देंगे तो 48 माइनस 15 हो जाएगा ऑप्शन बी 33। नेक्स्ट है, किसी वृत्त की त्रिज्या में 5% की वृद्धि की जाती है तो इसके क्षेत्रफल में होने वाली वृद्धि। जैसे ही अभी निकाला था पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला, वैसे ही निकालेंगे 5 + 5 + 5 इंटू 5/100। तो 25 से 100 कटेगा 4 टाइम्स, तो 5 हो जाएगा 10 + 1/4। तो ये आ जाएगा ऑप्शन ए 10.25%। नेक्स्ट है, एक समचतुर्भुज की एक भुजा की लंबाई 17/3 सेंटीमीटर है और एक विकर्ण है 16/3 सेंटीमीटर। तो दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा ये समचतुर्भुज और इसमें एक विकर्ण की है 16/3 और दूसरे की है 16, दूसरे की हमें निकालनी है और लंबाई सबकी इक्वल होगी 17/3। तो यहाँ पर जब भी समकोण त्रिभुज बनेगा तो ये होगा यहाँ पर 4a² जो साइड हो जाएगी इक्वल्स टू d1² प्लस d2²। तो यहाँ वैल्यू रख लेंगे 4 इंटू a² हो जाएगा 289/9 इक्वल्स टू d1² 2560/9 प्लस d2²। तो d2² की यहाँ पर वैल्यू सॉल्व करने पर आएगी 900/9, तो ये हो जाएगा 100। तो d2 की वैल्यू आ जाएगी ऑप्शन सी 10 सेंटीमीटर।